तो सुप्रभात साथियों, नमस्ते बच्चों। आज फिर एक और सेट के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। तो आज फिर हम बात कर रहे हैं जैक का जो मॉडल प्रश्न पत्र 2022 के लिए रिलीज किया गया है, गणित का सेट 3 का जो है। आज गणित के सेट 3 का हम बात करेंगे। सेट 1 और सेट 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे चैनल शिक्षा समाज संस्कृति पर आइए और वहाँ पर सेट 1 और सेट 2 दोनों को देखिए और वहाँ से जो भी आपको समझ में आता है बताइए, लिखिए, कमेंट कीजिए। और आज हम सेट 3 शुरू कर रहे हैं और सेट 3 का पहला क्वेश्चन है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड है। 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 2 से कर देंगे, 2 से आपका ये आ जाएगा 78 बार में, फिर आपका 2 से करेंगे तो 2 से 39 बार में आ जाएगा, फिर 3 से 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इससे आगे नहीं जाएगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये है आपका अभाज्य गुणनखंड। इसका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 और इसका सही आंसर है डी। दूसरा नंबर सवाल है कि 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक 4 दिया है, तो 96 और 404 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ करने पर ये दोनों के गुणनफल का जो है वो संख्या 1 और संख्या 2 दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। संख्या 1 और संख्या 2 के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको एलसीएम निकालना है और आपको एचसीएफ दिया हुआ है 4। एलसीएम निकालना है, 96 और 404 है, 96 गुना 404। तो आपको एलसीएम इक्वल टू क्या कर देना है, 96 गुना 404 बटा 4। 4 इधर आ गया, 4 से काट देंगे तो 101 हो जाएगा। अब 101 गुना 96 करना है, तो 96 गुना 1 करेंगे तो ठीक 96 आ जाएगा और फिर से 96 आ जाएगा। ये हो गया, तो 96 सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब तीसरा सवाल है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। 12, 15 और 21, तो ये तो चौथी पाँचवीं का क्वेश्चन आ गया। 12, 15 और 21 का एलसीएम, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। अब कोई नहीं घट रहा है, तो 3, 4, 5 और 7, तो 7 गुना 5 35, 35 गुना 4 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम है। तो 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का एलसीएम बहुत आसान है। 3 से कर देंगे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ये हो गया, तो एलसीएम इक्वल टू हो गया 3 गुना 4 गुना 5 और गुना 7। तो 7 गुना 5 35, 35 गुना 4 हो जाएगा आपका 140 और 140 गुना 3 आपका हो जाएगा 420। इसका सही आंसर है बी नंबर। 3 का सही आंसर बी है। 4 अगर 4 में बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। धनात्मक विषम पूर्णांक तो किस रूप का नहीं हो सकता विषम पूर्णांक। तो जब भी विषम पूर्णांक की बात कर रहा है तो ये 6³ + 2 के रूप में नहीं हो सकता है। विषम पूर्णांक है तो 6³ + 2 इस रूप में नहीं हो सकता है। 4 का सही ऑप्शन बी है, 6³ + 2। बाकी 6³ + 1 है, 6³ + 3 है, 6³ + 5 है, तो इस रूप में हो सकता है। 6³ + 2 वाले रूप में नहीं हो सकता। 5वां है कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। तो शून्यक निकालना है, तो x² - 5x + 6। तो क्या करना है, 5 को गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करेंगे तो -5 जो है उसको 2 भाग में तोड़ देंगे, -2x एंड -3x + 6 = 0। तो ये हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x - 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो x - 2 फिर से कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 2 × x - 3 = 0। तो x = 2 और x = 3, ये इसका सही शून्यक है। सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। 5 का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बहुपद x² + ax - b के शून्यक बराबर हैं किंतु विपरीत हों, तो a क्या है। बराबर है किंतु विपरीत है, ठीक है, बराबर है किंतु विपरीत है, तो d = 0 लाना होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बोल रहा है कि x² + ax - b = 0 ऐसा है। इसके शून्यक बराबर हैं किंतु विपरीत है, तो बराबर होने के लिए क्या चाहिए, d = 0 चाहिए, अर्थात b² - 4ac इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो b की जगह पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो b है ना वो b = a आएगा और यहाँ पर a जो है ना 1 है और c = b है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपका फार्मूला। चलिए इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं।
4ac इस तरीके से। तो b इक्वल टू यहाँ पर a है a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है, c का मान माइनस b है इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4b। एक कंडीशन होना चाहिए आपको, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर हैं किंतु विपरीत हों, तब a इक्वल टू क्या होगा। अब a इक्वल टू 4b यहाँ पर आ गया। अब दोनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर के लिए क्या हो जाएगा, जैसे अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा दो शून्यक है, तो a हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस बराबर और विपरीत। तो बराबर के लिए तो आपका a होना ही चाहिए, d इक्वल टू 0 होना चाहिए, बराबर है वास्तविक, और भिन्न के लिए d ग्रेटर देन 0। यहाँ पर और कोई कंडीशन होना चाहिए था, जैसे कि b है तो a स्क्वायर इक्वल टू 4b, तो b की वैल्यू होगी तो a की वैल्यू आ जाएगी। अगर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, इससे क्या होगा, इससे d की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो दोनों बराबर आ जाएगा, बराबर आएगा और एक ही चिन्ह का आएगा। यहाँ बोल रहा है बराबर है और विपरीत है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर हों किंतु विपरीत हों, तो ये क्या होगा। यहाँ पर कुछ और कंडीशन होना चाहिए, या फिर ऑप्शन चेक कर करके देख सकते हैं आप, और कोई उपाय नहीं बचता है। बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, बी की वैल्यू a है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू माइनस b है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4b। एक ऑप्शन में आपका b दिया हुआ है लेकिन सिर्फ b दिया हुआ है, 4b नहीं दिया हुआ है। फिर भी a का जो होगा, अगर इसके यहाँ से हम a निकालेंगे तो ऐसे 2b आएगा। a स्क्वायर इक्वल टू 4b आ रहा है, लेकिन a इक्वल टू निकालेंगे तो ये 2b आएगा, 4ac। यहाँ a इक्वल टू 2b आना चाहिए, सिर्फ b दिया हुआ है, a इक्वल टू 2b आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुपद की संख्या ज्ञात करना है, बहुपद शून्य की संख्या। तो ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, तो जब भी ग्राफ में आपको बहुपद की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष को जितना बार कोई भी कर्व है, एक्स अक्ष को जितना बार काटता है उतना ही शून्य की संख्या हो जाती है। तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ एक्स अक्ष को काट रहा है, तो इसके शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 हो तो समीकरण का युग्म क्या होगा। ये अद्वितीय हल का कंडीशन है कि a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2। यदि ऐसा है तो समीकरण का हल जो है वो अद्वितीय हल होगा। इसका सही आंसर ए है, अद्वितीय हल। 8 का सही आंसर ए है। 9 में है कि रेखाओं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 के कितने हल होंगे। देखिए, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है और 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, a1 बाई a2 करेंगे तो 2 बाई 4 आ जाएगा, एंड b1 बाई b2 करेंगे तो 3 बाई 6 आ जाएगा। तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों बराबर हैं, क्योंकि 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 है। अब c1 बाई c2 करेंगे तो 1 बाई 3 आ जाएगा। देखिए, c1 बाई c2 करेंगे तो ये हो जाएगा -5 बटा -15, ये हो जाएगा 1/3। तो कंडीशन क्या हो गया, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं c1 बाई c2। तो ये क्या होता है, ये होता है समांतर रेखाएं, अर्थात कोई हल नहीं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कोई हल नहीं। ऐसा आने पर हम लिखते हैं कोई हल नहीं। सही आंसर सी है। ये हो गया 9 नंबर। 10 है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। असंगत में रेखाएं समांतर होती है, अर्थात कोई हल नहीं होता है। असंगत जिसका युग्म है समांतर रेखाओं का, उसका रेखाओं का युग्म समांतर होगा, अर्थात कोई हल नहीं होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ए, समांतर रेखाएं होंगी जो संगत है, असंगत है।
11 नंबर 11 नंबर है कि युग में दिया हुआ है 5x माइनस 3y बराबर 8 और 3x प्लस 2y बराबर 1 का हल क्या होगा। तो आप आसानी से इसको निकाल लीजिए। 5x माइनस 3y इक्वल टू दिया हुआ है 8 और 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y ये दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है 1। तो आप क्या कीजिए कि इसको 1 है, इसको 2 है, आप विलोपन लगाइए या फिर कोई और विधि, तो ये 5 कर दीजिए। तो ये आपका 15x और ये 15x घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 9y और ये माइनस 10y घटा रहे हैं, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा माइनस 5। तो ये 10 और ये माइनस 19y बराबर 19। तो y बराबर आ जाएगा माइनस 1 और x बराबर हो जाएगा आपका 8 प्लस 3 इंटू माइनस 1 बटा 5, क्योंकि आप यहाँ पर x इक्वल टू 8 इधर ले आएंगे तो प्लस 3y, तो 3 इंटू वाई का मान माइनस 1 रख देंगे और बाद 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 आ जाएगा 8 माइनस 3 बटा 5 अर्थात 1। सही 1 और माइनस 1 इसका सही आंसर होगा 11 नंबर। 11 नंबर का सही आंसर है ए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग में जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता वो असंगत कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता वो असंगत कहलाता है। 13 नंबर है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल क्या है। x प्लस वाई इक्वल टू 7 आप सिंपल से देख सकते हैं, 4 और 3 इसका आंसर है इक्वल टू 1, यही है ना। का हल क्या है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2x इक्वल टू 8 आ गया, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा और इसका माइनस करने पर 1 आ रहा है, तो y इक्वल टू हो जाएगा x आ गया 4 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस x यानी कि 4, तो 7 माइनस 4 आ जाएगा आपका 3। x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए पहला ही द्विघात समीकरण है आपका, दूसरा द्विघात समीकरण नहीं आएगा क्योंकि दूसरे में घात 3 हो जाएगा, दूसरे में x का घात 3 आ जाएगा तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तीसरा भी द्विघात समीकरण नहीं है, सही आंसर ए है। 14 का सही आंसर ए है। द्विघात समीकरण आपका है ए में जो दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ए जो है ए आपका द्विघात समीकरण है। 15 नंबर है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है का एक मूल 4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका एक मूल 4 है। तो आपको बताना है कि k की वैल्यू कितनी है। k की वैल्यू कितनी है यदि एक मूल 4 है, तो एक मूल 4 है, उसका अर्थ क्या है कि यदि हम 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। x की वैल्यू 4 पुट करने पर यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो 3x की वैल्यू 4 रख दिए, तो 4 स्क्वायर प्लस के इंटू 4 माइनस 4 बराबर 0। तो ये 4 का वर्ग करेंगे तो 16 गुना 3 कितना जाएगा 48, और ये हो जाएगा 4 के माइनस 4 बराबर 0। तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 48, के बराबर हो जाएगा आपका माइनस 44 बटा 4। तो ये आपका हो जाएगा 11, तो k इक्वल टू माइनस 11, ये है आपका सही k का मान। k इक्वल टू माइनस 44 बटा 4 माइनस 11, सही आंसर है 15 का ए नंबर। 16 है कि द्विघात समीकरण है जिसके मूल 2 और माइनस 2 हैं, तो निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा। 2 और माइनस 2 हैं, मूल 2 हैं और माइनस 2 हैं, तो हम लिखते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फ़ा बीटा, ये है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण ऐसे लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 0 आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू माइनस 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण यदि उसके मूल 2 और माइनस 2 हैं। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब अल्फ़ा और बीटा 2 और माइनस 2 है, तो 2 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 2 और 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा। सही आंसर बी है, 16 का सही आंसर बी है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द्विघात समीकरण है 4x² + 4x + 1 कि मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूल की प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं। 17 में है 4x² + 4x + 1, 4x + 1 = 0। तो a = 4 है, b = 4 है और c = 1 है। तो d = क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो d = हो जा रहा है 4 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 1। तो ये 16 - 16 बराबर 0। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा बराबर और वास्तविक। वास्तविक मूल हैं लेकिन दोनों बराबर है क्योंकि d की वैल्यू 0 है। तो 17 में सही आंसर हो जाएगा बी नंबर की वास्तविक है और बराबर है। 18 नंबर है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विविक्त कर क्या होगा। अर्थात d की वैल्यू निकालने बोल रहा है। 2x² - 4x + 3 = 0। तो d = क्या होता है, b² - 4ac। b की वैल्यू -4 है तो -4 का होल स्क्वायर -4 × 2 × c की वैल्यू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 16 - 4 दूना 8, 8 दूना 3, 24। तो ये हो जाएगा -8। तो d की वैल्यू हो गई -8, यानी कि 18 का सही आंसर d है। 18 का सही आंसर d है। 19 नंबर 19 है कि ax² - 4x + 1 = 0 है के समान मूल हैं। समान मूल हैं अर्थात d = 0 बराबर मूल है तो क्या होगा। आपको बोल रहा है कि ax² - 4x + 1 = 0 के समान मूल हैं तो a = कितना होगा, ax² - 4x + 1 = 0 ऐसा है। तो a का वैल्यू क्या होगा, यदि d बराबर 0 है, d बराबर 0 है क्योंकि समान मूल है। तो समान मूल कब होगा, वास्तविक और बराबर मूल कब होगा, जब d की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो d = फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो इसकी वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -4। -4 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू a है ही और c की वैल्यू 1 है। तो a 0 = हो जाएगा 16 - 4a। तो a = हो जाएगा 16/4 अर्थात 4, अर्थात a की वैल्यू 4। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 19 का सही आंसर है डी। 20 में है कि द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड कर लीजिए, x² है -3x है +2 है, इसका 0 है तो क्या हो जाएगा, 3x को तोड़ देंगे तो -x - 2x + 2 = 0 ऐसा हो गया। तो x² यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x - 1 प्लस यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा फिर x - 1 = 0। तो x - 1 × x - 2 = 0। x = आपका जाएगा 1 और 2। सही आंसर 20 का डी है, x = 1 और 2। 21 नंबर है कि AP है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग को आसानी से बना लेना चाहिए सब। 3/2, 1/2 और -1/2 और ऐसे ऐसे AP बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। तो A = क्या हो जाएगा 3/2 और सार्वंतर D = क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 कितना है 1/2 और A1 है 3/2। तो 1/2 - 3/2 ये हो जाएगा -1। सही आंसर है 3/2 और -1। सही आंसर है सी। 21 का सही आंसर सी है। 22 में आपका बोल रहा है फिर से AP है, 30वां पद ज्ञात करना है। 22 में AP दिया हुआ है 10 है, 7 है, 4 है, A30 ज्ञात करना है। तो A1 = कितना हो जाएगा 10, D = कितना हो जाएगा 7 में से 10 गया तो ये हो गया -3। तो A30 ज्ञात करना है। तो AN का फार्मूला लिख देंगे, A1 + 30 - 1 × D। A1 की वैल्यू 10 है, 30 में से 1 29, D की वैल्यू -3 है। ये हो जाएगा 10, 29 में से 3 करेंगे गुना तो हो जाएगा 87, माइनस में -77। तो A30 हो जाएगा आपका -77 अर्थात सही आंसर है आपका बी। 22 का सही आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से AP है।
क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में फिर से एक एपी दिया हुआ है 5, 7, 9 और 11। 23 नंबर में 5, 7, 9 और 11, 5, 7, 9 और 11 ऐसा है। बोल रहा है कि कौन सा पद 27 है। 27 एक पद है, आपको एन की संख्या पूछा है कि कौन सा पद 27 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे ए एन = A1 + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। देखिए ए एन आपका 27 है, A1 आपका 5 है, n-1 इंटू डी आपका कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 ऐसे बना हुआ है। तो आ जाएगा 27 = 5 2n - 2। n = हो जाएगा आपका 27 - 5 + 2/2। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 में से 5 22 आ जाएगा, 22 और 2 24/2, अर्थात n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 12। 12वां पद जो है इस एपी का 12वां पद जो है वो 27 होगा, अर्थात सही आंसर इसका ए है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी है 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। 8 3 - 2 इस तरीके से है, तो प्रथम 22 पदों का योग n = 22 है। आपको एसएन निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है। यहाँ 22वां पद नहीं बोल रहा है, 22 पदों का योग बोल रहा है, एस एन। तो एस एन = क्या हो जाएगा? एस एन = हो जाएगा n/2 इंटू A1 2A1 + n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है। तो n की वैल्यू कितनी है 22, 22/2। 2 इंटू A1 कितना आ जाएगा 8 है A1 प्लस n-1, n की वैल्यू है 22, 22 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 3 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -5। डी की वैल्यू है -5। आप यहाँ से A2 - A1 करके निकाल सकते हैं। ये 11 हो गया, 11, ये 16 हो गया, और ये हो जाएगा 22 में से 1 21 हो जाएगा। 21 × 5 करेंगे तो -105 आ जाएगा। तब ये 11 और 16 में से 105 घटा दीजिए। 16 में 105 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 इधर और 11 उधर, यानी कि 89। 16 में 105 घटाएंगे तो 89 आएगा। ठीक है, अब 89 × 11, 11 × 9 करेंगे तो 99, फिर 11 × 8 88 और 9, 88 और 9 आपका हो जाएगा 98। यही आएगा 989। 24 नंबर का सही आंसर 11 9 99, 11 8 88 और 9, 88 और 9 98, 88 और 9 97 होगा ना। 88 और 9 की बात की जा रही है, 97 979, सही आंसर डी है। 25 नंबर है कि समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं। समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत भुजाएं यदि समानुपाती हैं तो समान भुजा वाले बहुभुज समानुपाती होंगे, समरूप होंगे। इसका सही आंसर समानुपाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 26 बोल रहा है, 26 में एक आकृति दिया हुआ है। 26 में एक त्रिभुज है ABCD, ABCD और E। आपको दिया हुआ AD = 1 सेंटीमीटर है, आपको DB = 1.5 है, DB = 1.5 है, आपको AE = 2 सेंटीमीटर है, आपको EC = 4 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, जब भी ऐसे दिया हुआ है तो थेल्स प्रमेय लगाते हैं। थेल्स प्रमेय लगाने के लिए क्या होना चाहिए? यदि कोई भी रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है तो वो रेखा त्रिभुज के अन्य तीसरी भुजा के समांतर होता है। अर्थात इसको थेल्स प्रमेय जब लगाएंगे तो AD/BD बराबर हो जाएगा AE/EC। यदि बराबर है तो 1/1.5 बराबर ये हो जाएगा 2/4, 2/4। तो 2/4 करेंगे, 4 है, 4 ही है ना, हाँ, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 1/1.5 है। अब ये दोनों को देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए DE समांतर BC, इस ऑप्शन सही नहीं होगा। DE = BC, ये ऑप्शन ठीक है ही नहीं। DE परपेंडिकुलर BC, ये भी ठीक नहीं। इसका सही ऑप्शन डी है। इनमें से कोई नहीं, न ये इसके समांतर है, न इसके लंबवत है, न ये इसके बराबर है, क्योंकि अनुपात बराबर नहीं हो रहा है। सही ऑप्शन डी। 27 है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजें समानुपाती होती है, बराबर नहीं होते,
बराबर होने के लिए आपको सर्वांग त्रिभुज होना चाहिए। समरूप त्रिभुज में सभी भुजा समानुपाती होती हैं। सही आंसर बी है, समानुपाती। आपका 28 नंबर है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं और दोनों के भुजाएं दिए हुए हैं। अब पूछता है कि समरूप है या नहीं है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक में केवल भुजा दिया हुआ है और एक में केवल कोण और भुजा दोनों दिया हुआ है। तो दोनों में जब भुजा दिया हुआ है तो भुजाओं का अनुपात हम देख लेंगे, अनुपात बराबर है या नहीं है। देखिए इसको थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, दो त्रिभुज है। 28 नंबर, एक त्रिभुज ऐसे है छोटा सा, एक और त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा है। ए बी सी है, ए है पी क्यू आर, यहाँ से है पी क्यू आर। अब देखिए ए है 3.8, ए है 3√3 और ए है 6, ए है 12, ए है 6√3 और ए है 7.6। अब देखिए भुजाएं समानुपाती भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। यदि ये 6 का 2 गुना है 12, इसमें कोण भी दिया हुआ है लेकिन कोण का ज़्यादा अर्थ नहीं होगा क्योंकि इसमें कोण नहीं दिया हुआ है। देखिए ए भुजा 6 है तो ए भुजा 12 है, ए दोनों का अनुपात 1:2 आ रहा है। ए भुजा 3.8 है तो इसके ठीक इस भुजा को 7.6 होना चाहिए था, न कि इस भुजा को। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे कि इसको हम इधर से करके देखेंगे, AC को हम इधर करेंगे ऐसे, इसी वाले त्रिभुज को अगर हम ऐसे बनाकर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर A ही है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, तो BC 6 है और जो AB है वो 3.8 है और AC जो है वो 3√3 है। तो इस तरीके से अगर हम फिर इसको समानुपाती भुजा करके देखेंगे तो ए भुजा और इसके भुजाओं का अनुपात जो है वो बिल्कुल समानुपाती है। इस त्रिभुज को हम ऐसे पलट सकते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें समानुपाती हो जाएंगी। 3.8 का 7.6, 6 का 12, 3√3 का 6√3। तो सारे भुजाएं समानुपाती हैं। तो क्या बोल देंगे कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि भुजाओं का अनुपात क्या है, 1/2 है सभी में। आपका 29 नंबर है कि दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, ABC और DEF। क्वेश्चन नंबर है 29। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है, दोनों समरूप है। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 है। यदि EF बराबर 504 है तो BC क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, अगर एक त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है त्रिभुज DEF के, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समानुपाती भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। DEF जो है ये हो जाएगा AB, या जो भी भुजा दिया हुआ है BC निकालना है तो BC/EF, इसका वर्ग हो जाएगा। A है 64/121, 64/121 और A BC निकालना है और A दिया हुआ है 15.4, इसका होल स्क्वायर। तो BC/15.4 करेंगे तो A इधर रूट आ जाएगा 64/121। अब 64/121 करेंगे तो कितना आ जाएगा, A आ जाएगा 8 और A आ जाएगा 11 और ये 504 से गुना कर देंगे। 11 से हम गुना करेंगे, भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 11.4। तो 11 होगा 11, 15 से 11 4 44, ठीक है। BC बराबर हो जाएगा 14 गुना 8 112, 11.2 सेंटीमीटर। सही आंसर इसका आ जाएगा A। 29 का सही आंसर है A। 29 का सही आंसर A है। 30 नंबर है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है, √3a, क्योंकि a होता है, a होता है। अगर मान लीजिए कि a 2a है, a 2a है और a है और a है, तो ऐसी स्थिति में a वाली जो भुजा है इसकी लंबाई आ जाती है, क्या दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम a मानते हैं तो a हो जाएगा a/2, a हो जाएगा a/2। तो ऐसी स्थिति में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, a² - a²/4। तो a आ जाएगा आपका 3/4,
तो a√3/2 आ जाएगा, a√3/2। अब a√3/2 आ जाएगा और a की वैल्यू दी हुई है 20, a की वैल्यू दी हुई है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो 20 गुना √3/2 अर्थात इसकी लंबाई आ जाएगी 10√3। 10√3 सही आंसर है इसका, ए नंबर। 30 का सही आंसर ए। अब 31 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का मान क्या है। यह हमेशा इस तरह का क्वेश्चन जो देता है उसको आप समरूप त्रिभुज के शर्त पर रख सकते हैं, क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कि जो बड़ी भुजा का वर्ग है वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। यदि ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में वो त्रिभुज जो है वो आपका समकोण त्रिभुज आ जाता है। 169 बराबर 169, तो सबसे बड़ी भुजा AC है, AC के सामने का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। यही आपसे पूछता है। सही आंसर आपका 31 का सी है। अब बोल रहा है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त के जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसको बोलेंगे छेदक रेखा। इसका एक और नाम है प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा, क्योंकि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। 33 नंबर है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए इसको थोड़ा सा देखना होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और दो समानांतर स्पर्श रेखा, तो देखिए ध्यान से, बस समानांतर स्पर्श रेखा की बात की है, जीवा की बात नहीं की है। तो ये वृत्त है, तो वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा उसके व्यास के बीच की दूरी के बराबर होता है। ये तो इसकी दूरी 2r है, तो 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। बीच की दूरी जो है हमेशा व्यास के बराबर होता है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, सही आंसर बी। 34 नंबर है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो POA क्या होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33। 34 है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाओं के परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो POA क्या होगा। ध्यान से देखिए, ए आपका सेंटर है O और बाहर एक कोई बिंदु है P कोई बिंदु है और P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है ये है आपका 80 डिग्री। PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो POA क्या होगा। ध्यान से देखिए, POA पूछा है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, तो आपसे POA पूछा है, A कोण पूछा है, A वाला कोण कितना होगा। तब ध्यान से देखिए, त्रिभुज APB में A 90 डिग्री है और A 90 डिग्री है, तो इस तरीके से अगर इसके चारों कोण को हम जोड़ेंगे, कोण A प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण B, तो ये जाएगा 360 डिग्री। अब कोण A 90 है, कोण P आपका 80 है और कोण O ज्ञात करना है और कोण B आपका 90 है। तो ऐसी स्थिति में आपका कोण O जो है, एक कोण O, हाँ एक कोण O है जो हमको निकालना है, कोण O है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 80, तो ये हो जाएगा कोण O बराबर 100 डिग्री। 100 डिग्री। अब जो कोण POA है वो पूरा कोण O का आधा है, तो 1/2 गुना 100, ये हो जाएगा आपका 50। कोण POA आना चाहिए 50 डिग्री। 34 का सही आंसर ए है आपका। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर, अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, वृत्त का बिंदु है या वृत्त के बाहर कोई बिंदु है। यदि ए वृत्त है तो वृत्त के बाहर एक बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखाएं इससे दो स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है। लेकिन अगर बोल रहा है कि यहाँ पर एक बिंदु है तो इससे गुजरते हुए कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जाएंगी, तो इससे गुजरती हुई सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच जा सकती है। वृत्त के किसी भी एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा स्पर्श कर सकती है।
यदि ऐसे पूछा गया है तो इसका सही आंसर 1 होना चाहिए। जो इसका भाषा है पूछने का कि किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, तो वो सिर्फ 1 आएगा। सही आंसर ए है। 36 है कि 90 डिग्री केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 90 डिग्री त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो आपका थीटा आपका 90 है, तो 90 बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, तो ये 1/4 आ जाएगा, अर्थात पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसका सही आंसर आ जाएगा 36 का पाई आर स्क्वायर बाई 4, अर्थात बी नंबर, बी सही आंसर है। 37 है कि वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा। तो सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा बराबर व्यास। सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो क्या होगी, व्यास के बराबर होगी। और व्यास क्या होता है, 2 × r होता है। तो 2 × 7 अर्थात 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जो है वो सबसे बड़ी जीवा होगी। सही आंसर डी है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 38 नंबर है कि आपका चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, फार्मूला 90 बटा 360 गुना यानी थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। ये है इसका फार्मूला। थीटा आपका 90 है, 360 2 × पाई का मान आपका कितना आ जाएगा 22/7, और त्रिज्या आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 38 14 सेंटीमीटर। 22/7 गुना 14, तो ये आ गया। अब इसको कैंसिल करना है, तो आपको 7 से 2 बार में, और ये आपका 4 आ जाएगा, और ये 2 और 2 4 हो गया, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। सही आंसर है 38 का सी नंबर। आपका 39 में बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 39 नंबर 39 में है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है कि कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर समकोण, ए वाला आपका मान लीजिए कोई वृत्त है, ए सेंटर है। अब इसकी कोई जीवा है, ए मान लीजिए, और इससे जब केंद्र को मिलाते इसके दोनों सिरे को, तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये आपका समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बोल रहा है कि तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अर्थात इसका क्षेत्रफल बात कर रहा है, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल। तो ये 90 डिग्री है, तो इधर वाले का कोण कितना आ जाएगा आपका, 360 में 90 घटा दिए 270 डिग्री का कोण आ गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ या जो भी बोलिए, सिर्फ ये त्रिज्यखंड ही हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 270 बटा 360, और r का मान है आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और पाई का मान दे दिया है 3.14 लेने के लिए। 3.14 गुना 10 गुना 10 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आपका 0 0 और 9 से ये 3 बार में और ये 4 बार में, और ये 0 0 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया कैंसिल। तो आपका हो जाएगा 3 गुना 314/4। अब 4 से काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, गुना कर लेते हैं। 3 गुना 3 900, 4 42, 942/4। अब कीजिएगा तो 4 दूना 8, 1 14, फिर 4 3 12, 2 22, फिर 4 5 20, और फिर 4 5 20। ये आ जाएगा आपका स्क्वायर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर 39 का है ए। 40 नंबर आखिरी क्वेश्चन इस सेट का बोल रहे कि एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान कोने में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो फिर से इस क्वेश्चन में शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी सेट में हम बात कर चुके थे। अगर घोड़ा यहाँ बंधा है तब तो इस तरीके से बात होगा, यहाँ घोड़ा बंधा है तो पूरा भाग चरेगा, यहाँ घोड़ा बंधा है तो ऐसे चरेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ज़्यादा चांस से पूरा क्लियर नहीं किया है, लेकिन देता यही है कि 90 डिग्री पर ऐसे कोने पर बंधा हुआ है खूंटा, और ऐसे आपका घोड़ा चलेगा। तो इस स्थिति में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा 90 है, 360, पाई का मान 22/7 है, और आर का मान, रस्सी की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आर का मान।
तो अब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 7 और 7 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 4 और 2 से 2 बार में और 2 से 11 बार में, अर्थात 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल जो है वो घोड़ा चरेगा यदि यहाँ पर खूटा है, लेकिन यदि यहाँ पर खूटा मान लिया जाए तो इतना क्षेत्रफल चर सकता है। तो ये था साथियों आपका सेट नंबर, ये है आपका सेट नंबर 3। ये सेट नंबर 3 था जिसके सारे सवाल हो चुके हैं। सेट नंबर 3 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब तक आपका सेट 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया और 3 कंप्लीट हो गया। तो तीनों सेट मैथ का कंप्लीट हो चुका है और साइंस का 4 सेट कंप्लीट हो चुका है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लगभग सारे सेट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर आपका पढ़ाई शुरू होगा जो आपका मैथ और साइंस का चल रहा है क्लास 10 का। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले सेट के साथ अगले दिन। धन्यवाद।